विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 44वां भाग है। तो चलिए आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर भी आप इसके बाकी पार्ट देखकर हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पतिव्रता शब्द का विलोम शब्द है। पतिव्रता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतिव्रता शब्द जो है इसका विलोम शब्द जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, श वर्ण किसके योग से बना है? श वर्ण किसके योग से बना है? आधा क और च से, आधा क और श से, आधा क और श से या आधा क धन श से? तो क्ष वर्ण जो है वो बना हुआ है आधा क और श के योग से, इसलिए राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? च, य, क या श? तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो वो है क। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा, चिदंबरा, बुनी हुई रस्सी या उर्वशी? तो इन चारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वो नहीं है, वो बुनी हुई रस्सी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बुनी हुई रस्सी ये किसकी रचना है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बुनी हुई रस्सी यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। क्लियर? चलिए यामा किसकी रचना है? तो यामा रचना है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और अगली दे रखी है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? सबसे पहली बात तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से? पहला य, दूसरा र, अगला है ल और व। य, र, ल और व, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो हमें यहाँ ग और घ दे रखा है, इसमें ये नहीं आते हैं। द और ध ये भी नहीं आते हैं। प फ ये भी नहीं है। य और व ये आपके क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ग और घ ये आपके क्या हो जाएंगे? क वर्ग, मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा। द और ध इनका उच्चारण स्थान दंत होगा। कहाँ होगा? दंत होगा। प फ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परवर्ती होगा, प्राच्य होगा, पौर्वात्य होगा या परवर्ती होगा? तो पाश्चात्य शब्द जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वात्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है, पाप मुक्त में कौन सा समास है। शब्द हमारे पास है पाप मुक्त, और इसमें बताना है कि कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो पाप मुक्त, इसका अर्थ क्या होगा, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। अब यहाँ पर जो संधि विच्छेद हुआ है इसमें कारक चिन्ह आया है से, इसलिए आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं कि इसमें कारक चिन्ह जहां पर आ जाए वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। पुजारी होगा, पुजारीन होगा, पुजाराइन होगा, या पुजारीन होगा। तो पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो पुजारीन होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए क्या कहलाते हैं। ए और ए क्या कहलाते हैं। नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो छोटा ए और बड़ा ए ये आपके क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कौन सा विलोम युग्म सही है। कौन सा विलोम युग्म सही है ये हमें बताना है। स्मरण, इसका विलोम शब्द है विस्मरण, क्या ये सही है। अगला दे रखा है खंडन, विखंडन। तो खंडन का विखंडन नहीं होता है, खंडन का विलोम होता है मंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है, मंडन होता है। तो यह अशुद्ध है। नत का दे रखा है विनत, तो नत का विनत नहीं होता है। नत का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, उन्नत होता है। क्या होता है, उन्नत। शिष्ट का विशिष्ट दे रखा है, ये भी गलत है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। क्या होता है, अशिष्ट। तो हमसे पूछा था कौन सा विलोम युग्म सही है, तो स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है वह हमें बताना है। चक्र प्राणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, इसमें भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। पंचानन, इसमें भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लेकिन पंचपात्र, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। इसमें जो समास होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो समास होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 12, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है प्रश्न, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। नाटक है, कहानी है, एकांकी है, या उपन्यास है। तो आधे अधूरे जो है ये नाटक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब ये आधे अधूरे नाटक किसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक याद रखना है, इसके लेखक है मोहन राकेश। ये इसके लेखक कौन है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, मोहन राकेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहन मेरे लिए कोई उपहार लाया है। क्या है वाक्य, मोहन मेरे लिए कोई उपहार लाया है। इस वाक्य में कारक क्या है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है। तो जहां पर वाक्य में उपहार की बात आए, क्या की बात आए, उपहार की बात आए, वहां पर आपका जो कारक होगा वह संप्रदान कारक होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो संप्रदान कारक ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। संप्रदान कारक पहली स्थिति आपकी उपहार जहां पर आए वहां रहेगा, और दूसरा कारक चिन्ह जहां पर आएगा के लिए जहां पर आता है वहां पर भी आपका संप्रदान कारक रहता है। और आप सभी को पता है, अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये आप कमेंट में मेरे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। अकर्मक क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का जो रूप होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा।
प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहां पर काम स्वयं न करते हुए दूसरों से कार्य करवाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहां दूसरों से कार्य करवाया जाता है, वहां पर आपकी जो क्रिया होती है वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसलिए वाक्य में क्या किया है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने स्वयं सामान नहीं मंगाया, किससे मंगाया? पिताजी से मंगवाया, अर्थात कार्य दूसरों से करवाया गया। इसलिए राइट आंसर प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो हमें जो शब्द दे रखे हैं, जो व्यंजन दे रखे हैं, श, श, स और ह, यह व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया और यह इसका 44वां भाग था। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए वीडियो मिल सके और आप बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।